Hello everyone. So our today's topic of discussion is acceleration due to gravity. तो देखिए पहले हम एक क्विक रिकैप लेते हैं. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, क्या पढ़ा था, फ्री फॉल के बारे में पढ़ा था. ऑलराइट, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, मानो मैं अपना ऑब्जेक्ट या बॉल को मान रही हूँ, जब मैंने इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया तो एक सर्टन हाइट पर जाकर ये वापस आकर ये ग्राउंड पर गिरती है, अर्थ पर गिरती है. ठीक है, और ये क्यों अर्थ तरफ फॉल हुई है, क्यों अर्थ की तरफ आई है? बिकॉज ऑफ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये फॉल हुई है और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है. और ये जो फॉल है ये है फ्री फॉल. जब कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, तब जो वो फॉल है वो है फ्री फॉल. और देखिए हमने और क्या डिस्कस किया था कि इसमें वेलोसिटी चेंज होती है ऑब्जेक्ट की फ्री फॉल में कि नहीं होती है. तो वेलोसिटी इसमें इंक्रीज होती है. ये हमने देखा था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसमें हमने देखा था कि वेलोसिटी जो है वो पहले स्लो होती है फिर जाकर फास्ट होती है ऑब्जेक्ट की फ्री फॉल में. दैट इज़ वेलोसिटी इंक्रीज होती है. वेलोसिटी इंक्रीज का क्या मतलब है? वेलोसिटी चेंज होना. ठीक है, and when there is velocity change there will definitely be acceleration. So acceleration, अब यहाँ पर acceleration किसकी वजह से हो रही है? It is not a normal acceleration. ये जो acceleration है ये हो रही है gravity की वजह से. ठीक है, so that is why this is acceleration due to gravity. और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल g के साथ. ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g के साथ फ्री फॉल के केस में. राइट, और SI यूनिट्स क्या है इसके? SI यूनिट्स हैं इसके सेम एज एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस स्मॉल g इज अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब देखिए हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या हमें बोलता है कि दैट आवर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, मास ऑफ अर्थ m, कैपिटल M ले रही हूँ मैं यहाँ पर मास ऑफ अर्थ, एंड दिस स्मॉल m में ले रही हूँ ऑब्जेक्ट का मास. आप कुछ भी m1 m2 भी ले सकते हो, अपॉन d स्क्वायर. दिस d इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये मैं ले रही हूँ अर्थ के सरफेस के ऊपर. ठीक है, या तो ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है या तो बहुत पास में है. ठीक है, तब अर्थ का और इस ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ. हम जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से लेते हैं. ऑलराइट, और सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर यहाँ तक, अर्थ के आउटर सरफेस पे ये पड़ा है ऑब्जेक्ट, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ को मैं RE से डिनोट कर रही हूँ. सो हमारा ये जो फोर्स है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो जाएगा GMEM अपॉन RE का स्क्वायर. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1. ऑलराइट, अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ़ यू रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ वो बोलता है कि जो हमारी फोर्स है वो प्रोडक्ट है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन के. ठीक है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. सो आवर फोर्स इज हेयर F इज इक्वल्स टू mg. अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट. ठीक है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है. ठीक है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, ये भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज अवर ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास आ जाएगा mg विल बी इक्वल्स टू g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस का स्क्वायर. ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया. अब देखिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच जाएगा? g विल बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g मास ऑफ अर्थ अपॉन दिस का स्क्वायर. ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है तब है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की ये वैल्यू. अगर तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो
अर्थ से बहुत कहीं दूर, मानो यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर मेरा ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा हुआ है, कहाँ है, बहुत बहुत दूर पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तब हमारी जो जी की वैल्यू होगी यहाँ पर ये हमारा रेडियस नहीं आएगा अब अर्थ का, देखिए, ठीक है, डिस्टेंस अब रेडियस नहीं आएगा, इतना नहीं है ना डिस्टेंस, इतना और इतना है डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पर ये अगेन डी स्क्वायर ही आएगा। ओके, तो ये आपने एक इम्पॉर्टेंट बात है याद रखनी है कि जब ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ये कब है, जब हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर है या तो उसके बहुत पास में पड़ा है, और जब बहुत कहीं फार अवे है हमारा ऑब्जेक्ट, देन ये जो इक्वेशन 4 है g इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन डी स्क्वायर, ये आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, जितना उसका डिस्टेंस होगा वही आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर निकाल तो लिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारी अर्थ पे है वो इतनी होगी, ठीक है, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है वो ये है कि क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होती है अर्थ पे हर जगह, यहाँ पर भी सेम होगी, मतलब पोल पे भी सेम होगी, इक्वेटर पे भी सेम होगी, क्या सेम होती है? नो, दिस इज़ नॉट सेम। क्यों सेम नहीं होती है? अब ये हमें जस्टिफाई करना होगा, ठीक है, हमने बोल तो दिया कि भाई नहीं सेम होती है, क्यों नहीं सेम होती है, ठीक है, पहले तो आप अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब हमारी अर्थ है तो स्फेरिकल है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। यहाँ पर देखिए हम तो बोल रहे हैं इसको कि इट इज़ अ स्फीयर, बट नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। हमारी जो अर्थ है वो पोल से, पोल क्या होता है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इस तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो होता है नॉर्थ पोल, और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो होता है साउथ पोल, और सेंटर में क्या होता है, इक्वेटर, जो कि अर्थ को 2 हेमीस्फीयर्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो पोल्स के पास से जो हमारी अर्थ है वो लिटिल फ्लैटेंड होती है, थोड़ी सी फ्लैट होती है, और इक्वेटर के पास से थोड़ी सी बल्जिंग होती है, मतलब बाहर की तरफ होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो शेप है, दिस इज द शेप ऑफ ऑब्लेट स्फेरॉइड। हमारी जो अर्थ की शेप है दिस इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, और इस टाइप की जो शेप है, शेप ऑफ दिस टाइप आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिप्सॉइड्स, ठीक है। और ये जो एलिप्सॉइड है ये हमारी अर्थ की शेप है, और बहुत सारे अदर प्लैनेट्स में यूनिवर्स में जिनकी शेप जो है वो एलिप्सॉइड है, ठीक है। सो ये तो क्लियर हो गया दैट हमारा जो अर्थ है दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ये एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है जो कि पोल्स के पास से थोड़ा सा फ्लैटेंड है और इक्वेटर के पास से थोड़ा सा बल्जिंग है, बाहर की तरफ को है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने देखनी है कि पोल्स पे क्या रहेगी अब और इक्वेटर पे क्या रहेगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पे क्या होगी, ठीक है। सो एट पोल क्या होगी, ये तो हमने ले रहे थे कि हमारा जो स्फीयर है और उस स्फीयर की हम ले रहे थे अर्थ की आर ई, हमारी जो ले रहे थे हम रेडियस ले रहे थे, ठीक है। बट जो हमारी अर्थ है दैट इज फ्लैटेंड यहाँ से, और इक्वेटर के पास से ये है बल्जिंग, ठीक है। अब देखिए ये जो रेडियस है पोल्स के पास, एट पोल देख रहे हैं, पोल के पास से अब रेडियस क्या हो जाएगा, R1 अगर हम रेडियस लें। अब देखिए जो ये स्फीयर का रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है जो हम RE ले रहे थे, परफेक्ट हमारे स्फीयर का रेडियस, जब हम बोल रहे थे अर्थ एक स्फीयर है, उससे जो ये वाला पोल तक का जो रेडियस है वो कम है, ठीक है। पोल तक का देखिए, पोल तो नीचे ही रह गया, ठीक है, पोल तक का जो रेडियस है वो कम है, दैट इज अवर रेडियस इज लेस हियर, ठीक है। एंड जो हमारा रेडियस है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, दैट इज इट इज जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस रेडियस। अब इसका मतलब क्या हुआ, दैट अगर हमारा रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यही मतलब हुआ कि अगर ये कम है ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा है तो ये कम होगा। अब हमारा जो ये रेडियस है वो कम है पोल्स पे, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स एट पोल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम इक्वेटर की। अब इक्वेटर पे अगेन हमारे अर्थ है जो एलिप्सॉइड, वो इक्वेटर के पास से थोड़ा सा बल्जिंग है, बाहर की तरफ है, तो जो हमारा ये रेडियस था आर ई,
उससे ये वाला रेडियस जो है R2 मान लेते हैं हम, जो इक्वेटर पे रेडियस ले रहे हैं R2, अब देखिए ये ग्रेटर है क्योंकि इक्वेटर से ये बाहर को है, बल्जिंग है, ठीक है। सो दैट मीन्स जो हमारा रेडियस है R2, ये था R1, ये जो R2 है वो ग्रेटर है, जो हम पहले रेडियस R ही ले रहे थे उससे। सो अगर रेडियस ग्रेटर है दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो दैट मीन्स आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस एज कंपेयर टू एट द पोल्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेरी करती है, पोल्स पर वो ग्रेटर है और इक्वेटर पर वो लेस है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है हमने इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमारे पास क्या निकली थी, जी इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल कांस्टेंट जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने देखो हमारे पास वैल्यू मास ऑफ अर्थ भी हमारे पास है, मास ऑफ अर्थ का कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू दिस इज दिस, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हमारे पास है, यूनिवर्सल कांस्टेंट जी की वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू ये है, हेनरी कैवेंडिश ने इसको कैलकुलेट किया था यूजिंग अ सेंसिटिव स्केल, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर देनी है। देखिए जी विल बी इक्वल्स टू first universal constant g, universal gravitational constant g into mass of earth that is 6 into 10 raised to power 24 kgs upon radius का square that is radius of earth is 6.4 into 10 raised to power 6 meter का square. When we will calculate all this तब हमारे पास क्या आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. और ये हमें बहुत हेल्पफुल होती है इन अवर न्यूमेरिकल्स. जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तब ये हमारे पास बहुत हेल्पफुल होती है. ठीक है. और हमने ये याद रखना है कि हमने ये किसके लिए निकाली है. हमने ये निकाली है रेडियस ऑफ द अर्थ. मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है या तो उसके बहुत पास में है. ठीक है. और जब हमारा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा, बहुत कहीं दूर है, मानो यहाँ पड़ा हुआ है कहीं, तब हम इसको लेंगे g विल बी इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी का स्क्वायर. ठीक है. तब हम इसको डिस्टेंस को r नहीं लेंगे क्योंकि वो रेडियस के बराबर नहीं होगा. ठीक है ना. तब हम इसको डिस्टेंस d ही लेंगे जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में. ऑलराइट. ये हमने थोड़ा सा इसको याद रखना है इस बात को. ओके. सो दिस वाज अवर टुडेज टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. थैंक यू.